सबसे पहले हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई की। जब भी आप मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को मेंशन करें तो निश्चित रूप में हरिशंकर परसाई के बिना हमारी बातें पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए हरिशंकर परसाई के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपको सामने दिख रही होगी कि इनका जन्म स्थल जो है निश्चित रूप में होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म स्थल होशंगाबाद था। साहित्य क्षेत्र मतलब ज्यादातर इन्होंने जिन गतिविधियों को साहित्य गतिविधियों को अंजाम दिया है वो जबलपुर, और जबलपुर में ही फाइनली इनकी डेथ होती है साल 1995 में। तो साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई ये याद रखना पड़ेगा आपको हरिशंकर परसाई के केस में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसी शैली है व्यंग्यात्मक, जिस व्यंग्यात्मक शैली को एक्सेप्ट किया साहित्य ने। मतलब कविता, कहानी, निबंध, इस तरह से हमेशा कैसी रचनाएं लिखी जाती थी, या तो ओज प्रधान रचनाएं, या तो वीर प्रधान रचनाएं, या तो निश्चित रूप में वात्सल्य प्रधान रचनाएं। पहली बार व्यंग्यात्मक विधा को काव्य ने स्वीकार किया, और निश्चित रूप में व्यंग को काव्य का पाठ बनाने वाला व्यक्ति या साहित्यकार निश्चित रूप में हरिशंकर परसाई। तो ये है हरिशंकर परसाई का पोटेंशियल कि उन्होंने व्यंग को दरअसल में साहित्य में इंट्रोड्यूस करवाया। अब इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं से पहले आप ये चीज जरूर जान लीजिए, ये पत्रिका पूछी जाती है, नाम है वसुधा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है प्रहरी पत्रिका। तो प्रहरी पत्रिका और वसुधा पत्रिका ये दोनों के दोनों जबलपुर से प्रकाशित होते थे, और यहीं पर रहकर आपने इनका संपादन किया। अब इनकी रचनाएं जो हैं ये आपको खुद थोड़ा सी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने नोट्सों में बहुत सारी चीजें आपको अपडेटेड करके दी। कैसे अपडेटेड करके दी है? जैसे इन रचनाओं में कहानी कौन कौन सी है, तो ये देखिए आप कहानी कौन सी है। उपन्यास कौन कौन से हैं आप खुद देख लीजिए। और स्पेशली ये रचना तो पूछी ही जाती है कि भूत के पांव पीछे ये किसकी रचना है, आप खुद देख लीजिए, निबंध की कैटेगरी में है। पगडंडियों का जमाना किसने लिखा, व्यंग्यात्मक काव्य है, व्यंग्यात्मक साहित्य है। काक भगोड़ा भी पूछा जाता है। तो ये जो रचनाएं हैं, मेनली आपको भी पता है कि साहित्यकारों में रचनाओं को याद रखना पड़ता है, तो ये आपके हवाले में करता हूँ। अब चलते हैं भाषा शैली की ओर। हालांकि भाषा शैली निश्चित रूप में व्यंग्यात्मक है, और कई बार जब आप इनकी बातों को या काव्य को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप में हंसी आ जाती है, मतलब हंसोड़पन भी है। जबलपुर से कौन सी पत्रिका निकाली, कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा वसुधा पत्रिका है। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, हरिशंकर परसाई उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया व्यंग को साहित्य का हिस्सा बनाया इन्होंने, जिस वजह से दूसरे लोग भी आकर्षित हुए। बस इसी वजह से आप इनके सम्मान में देखिए कितने सारी चीजें हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूति अलंकरण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब इतने सारे पुरस्कारों से इनको सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, नवाजा गया है। और साथ ही साथ इनको पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश की वो व्यक्ति जो पद्मश्री से भी अलंकृत किए गए व्यंग्यात्मक काव्य के कारण। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिशंकर परसाई भी व्यंग्यात्मक शैली के कवि हैं, और एक और व्यक्ति है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, नाम है उसका शरद जोशी। शरद जोशी का संबंध भी व्यंग्यात्मक शैली से है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक ने व्यंग को साहित्य में शामिल करवाया, और दूसरा इस तरह के व्यंग लिखता है जिससे समाज सुधर जाए। मतलब व्यंग के जरिए समाज को सुधारने का काम या समाज को नई दिशा देने का काम वास्तविकता में शरद जोशी करते थे। मतलब शरद जोशी का ऐसा मानना था कि व्यंग्यात्मक शैली के जरिए लोगों को सही और गलत में अंतर बताकर नैतिकता के मूल्यों को समाहित किया जा सकता है। अगर हम बात करें जन्म की, तो निश्चित रूप में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इनका बर्थ हुआ है। साल 1991 में इनकी डेथ होती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो मुझे आपको बताना है, मैंने आपको फिर बताई, ऐसे व्यंग्यकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जो ये मानते हैं कि व्यंग रचना के जरिए राजनीति में परिवर्तन किया जा सकता है। व्यंग रचना के जरिए लोगों के आर्थिक जीवन को समृद्ध किया जा सकता है।
क्योंकि यदि व्यक्ति प्रफुल्ल होगा तो बेहतर तरीके से काम करेगा, और यदि व्यंग्यात्मक या व्यंग होगा या हंसोड़पन होगा तो समाज बेहतर होगा। तो इस तरह से ये तीनों आयामों में व्यंग को शामिल करवाने के कारण इनको मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार का दर्जा भी मिला, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति बड़ा है, ना कि व्यंग को साहित्य में शामिल कराने वाला। अब सवाल पैदा होता है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निश्चित रूप में इनकी रचनाओं में जो कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जीप पर सवार इल्लियां, किसी बहाने से, अंधों का हाथी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं और केवल मैं। ये करोड़पति में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं और केवल मैं जो है ये रचना किसकी है? तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति का नाम है शरद जोशी। अब ध्यान से समझिएगा, हरिशंकर परसाई को मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं, लेकिन शरद जोशी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मान शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि समाज को बदलने के लिए निश्चित रूप में व्यंग्यात्मक शैली को आपने सबसे प्रमुख आधार बनाया, तो इस वजह से शरद जोशी सम्मान प्रारंभ किया गया। इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम एक ऐसे राइटर की ओर आते हैं जिसके बारे में हमने बचपन में अपनी किताबों में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। और जब भी शिव मंगल सिंह सुमन की बात आती है तो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो केबीसी में पूछा गया है। लगभग लगभग 50 लाख रुपए पे ये क्वेश्चन था कि सूरज का सातवां घोड़ा, ये रचना जो है वो किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। परंतु इनकी बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो जनरली हमें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे हिल्लोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी की बारात। तो ये वो रचनाएं हैं जिनके कारण माफी चाहता हूँ, शिव मंगल सुमन जो है इनको दरअसल में नेम और फेम मिला। स्पेशली हिल्लोल जो है ये स्वतंत्रता से पहले लिखा गया काव्य संग्रह, मतलब साल 1936। याद करिए भारत शासन अधिनियम कब आया था? साल 1935 में आया था। और भारत शासन अधिनियम में ही बात बोली गई थी कि प्रांतों में अब द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाएगा। तो जब ये बात बोली गई भारत शासन अधिनियम में, उससे ठीक एक साल बाद मतलब साल 1936 में इन्होंने कविता संग्रह हिल्लोल का क्या किया था? प्रकाशन किया था। और फाइनल में लास्ट में यदि मैं आपसे पूछूं कि सरस्वती सम्मान से 1987 में किसको नवाजा गया है, तो निश्चित रूप में व्यक्तित्व का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं ही सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, न तो उनका जन्म न तो उनकी डेथ, इसलिए मैंने इस पॉइंट को छोड़ा, याद रखिएगा। लेकिन यदि आपको लगता है तो आप इसमें जरूर ऐड कर सकते हैं। ये सीट मैंने इतनी ज्यादा चीजें ऐड करके बनाई है, आप खुद इस सीट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसके बाद अगले जो साहित्यकार हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम पूछते हैं। मध्य प्रदेश का वो सबसे पहला व्यक्ति जिसने पूर्ण व्याकरण लिखी है। यहाँ पर ये व्याकरण का मतलब हिंदी व्याकरण से है, ये वर्ड में लिखना भूल गया था कि इन्होंने जो व्याकरण की रचना की है वो हिंदी व्याकरण है, याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश का व्यक्ति है जिनकी व्याकरण रचना को ससम्मान जो है वो स्वीकार किया गया है साहित्यकारों के द्वारा। अच्छा, बाल कवि बैरागी जो हैं इनके बारे में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि इनकी एक रचना है गौरव गीत, दूसरी रचना है दो टूक, और सबसे इंपॉर्टेंट है भावी रक्षक देश के दर्द दीवानी। तो ये तीन रचनाएं जो हैं, ये तीनों रचनाएं बाल कवि बैरागी को इसलिए इंपॉर्टेंट बनाती हैं क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले मजदूर एसोसिएशन के हेड थे यदि वीपी भाटिया, तो बिल्कुल उसी तरह से बाल कवि बैरागी भी मजदूर संघ एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। मतलब जब भी वीपी वाडिया का जिक्र होता है तो निश्चित रूप में मजदूर संघ में इनका भी जिक्र जरूर किया जाता है। तो मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन साहित्य के प्रति आप खुद देखिए इनका रुझान है। उससे इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं बोलूं आपसे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है, साथ ही साथ में ये सांसद रहे, और सांसद वहां से रहे जहां से रावण का ससुराल, मतलब मंदसौर। जैसे राजेंद्र अवस्थी, अब देखिए राजेंद्र अवस्थी जो है इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कादम्बिनी जो है पत्रिका का संपादन भी किया था और कादम्बिनी लेख भी लिखा।
तो कादम्बिनी के नाम से पत्रिका संपादन और कादम्बिनी के नाम से लेख लिखने वाला वो व्यक्ति है राजेंद्र अवस्थी। सिंपल, बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद राजेंद्र तिवारी की जब भी बात आती है तो इसलिए राजेंद्र तिवारी हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति ने और लोकसभा अध्यक्ष ने इनको साहित्य रचना के लिए सम्मानित किया। और साहित्य रचना का मतलब है, एक अखबार निकलता था दैनिक नई दुनिया, ये आजादी के बाद का सिनेरियो है, याद रखिएगा ये चीज। तो एक अखबार है जिसका नाम है दैनिक नई दुनिया, इसमें ये संस्थापक थे, मतलब संपादक थे, और इस तरह के लेख लिखते थे जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। निश्चित रूप में समाज को नई दिशा मिलेगी तो उपराष्ट्रपति भी प्रोत्साहित करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष भी। इस वजह से राजेंद्र जो तिवारी हैं, इनका नाम जो है वो बड़ा फेमस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यदि अपन बात करते हैं उर्दू घराने का वो शायर जिसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री में निश्चित रूप में कभी न कभी चर्चा जरूर होती है, नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। तो सबसे पहले आप बशीर बद्र के लिए रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि आपसे बशीर बद्र की रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। तो बशीर बद्र की सबसे पहली जो रचना है, याद रखिएगा, उसका नाम है तुम्हारे लिए आज, आजादी के बाद, उर्दू गजल, और ये थोड़ी सी अजीब है, इसको पूछा भी जाता है मुताल आ। तो ये जो चार रचनाएं हैं ये वसीर बद्र हैं। उर्दू शायरी में या उर्दू घराने में निश्चित रूप में आपको सबसे शीर्षस्थ साहित्यकार के रूप में सम्मानित भी किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप लोगों ने सुना होगा तो निश्चित रूप में उर्दू शायरी में नंबर 1 पायदान पर यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर बशीर बद्र ही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी से निश्चित रूप में उर्दू साहित्यकार का पुरस्कार हर साल दिया जाता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के आप अध्यक्ष भी थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जो उर्दू कल्चर आया, बहुत सारे मुस्लिम साहित्यकारों ने उर्दू को जो प्रमोट किया, जैसे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के इंदौर से राहत इंदौरी, वो इनके सबसे बड़े फैन थे डॉक्टर बशीर बद्र के। तो कुल मिला के साहित्य स्तर पर उर्दू को बड़ा नेम और फेम दिलाने में इस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है बशीर बद्र। तो आप यदि कहेंगे मुल्ला रामोजी, तो याद रखिएगा मुल्ला रामोजी ने भी उर्दू को प्रचारित प्रसारित किया है, परंतु हास्यात्मक तरीके से। और उस हास्यात्मक शैली को उन्होंने बोला था गुलाबी उर्दू शैली। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्होंने उर्दू को बेहतर बनाया है, उन्होंने उर्दू प्लस हसोड़ शैली को बेहतर बनाया। अब अगर अपन चलते हैं आगे की ओर, तो एक व्यक्ति का नाम निकलकर हमारे सामने आता है जिनको हम कहते हैं मेहरुन्निसा परवेज। मेहरुन्निसा परवेज जो है, इनकी रचनाएं भी थोड़ी सी इस तरह से हैं जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री के कोई कैरेक्टर से। जैसे वीर सिंह जूदेव पुरस्कार इनको मिला है, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी इनको पुरस्कृत किया है। क्यों? क्योंकि आंखों की दहलीज, इसमें दरअसल में हिस्टोरिकल वर्णन मिलता है। आदम और हव्वा, मतलब इस्लाम का प्रादुर्भाव और ईसाइयों का प्रादुर्भाव निश्चित रूप में यहीं से माना जाता है। एडम और ईव कहते हैं हालांकि ईसाई कल्चर में उसको, जबकि इस्लामिक कल्चर में आदम और हव्वा कहा जाता है। अकेला पलाश, ये भी एक रचना है जो निश्चित रूप में पूछी जाती है, जिसमें बड़ा मार्मिक चित्रण है। और लास्ट में अंतिम पढ़ाई। तो ये जो चार रचनाएं हैं ये मेहरुन्निसा परवेज से संबंधित हैं। इनके बारे में और भी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन अपन सफिशिएंट इतना ही रखेंगे। राजेंद्र माथुर जो है, इनका संबंध इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप खुद देखिए इनका बर्थ जो है मध्य प्रदेश के धार से है। धार का किला यही मौजूद है, एनबीटी ने बनवाया था जब उसने राजधानी स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा ये चीज। और राजेंद्र माथुर जो है, ये नई दुनिया के दरअसल में पत्रकार थे। नई दुनिया पे इन्होंने ऐसे कुछ लेख लिखे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, जिस वजह से इनको नेम और फेम मिला। अब चलते हैं अपन आगे, मैं आपको जल्दी से बताता हूं प्रमुख चित्रकार के बारे में। सबसे पहला चित्रकार है विष्णु चिंचलांकर। ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा चित्रकार है, तो याद रखिएगा विष्णु चिंचलांकर जो है, इनका संबंध कहां से है? देवास जिले के आलोर गांव से। आलोर गांव तक पूछा गया है, तो इसलिए ये चीज हम याद रखेंगे।
अब उससे भी इंपॉर्टेंट, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हुई, इसको छोड़ दीजिए, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको जो मेन प्रसिद्धि मिलती है लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट दरअसल में चित्रकारिता की जब प्रदर्शनी हुई तो निश्चित रूप में इनकी चित्रकारिता को या इनकी पेंटिंग्स को दरअसल में सबसे प्रमुख गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में ये टाइटल दिया गया था। अगर मैं आगे बात करूं तो इस व्यक्ति का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनको अक्षर सिखाने के लिए इन्होंने चाक्षुष या दृश्य विधि का आविष्कार किया था। ये चाक्षुष या दृश्य विधि कैसी होती है, जिसमें हम अपनी आंखों को बंद कर कर आ अक्षर जो है उसको दरअसल में पकड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बनावट के आधार पर आ है। का को हम छू कर देखते हैं तो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि बनावट के आधार पर का है। तो शुरुआत में बच्चों को सिखाने के लिए ये चाक्षुष विधि भी इन्होंने आविष्कृत की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने सारे चित्रकारों का एक ग्रुप बनाया था और उन चित्रकारों के ग्रुप को निश्चित रूप में फ्राइडे नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है, फ्राइडे चित्रकारों का संबंध किस व्यक्ति से है? विष्णु चिंचलांकर। याद रखिएगा, ये चीज पूछी गई है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इनको बीनियल पुरस्कार मिला था। ये बीनियल पुरस्कार निश्चित रूप में बेहतर पेंटिंग में मिलता है। तो इस तरह से ये चीज हो जाती है। अब चलते हैं एक इस्लामिक चित्रकार की तरफ जिनका नाम है सैयद हैदर रजा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ये क्योंकि नरसिंहपुर जिले से संबंधित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद देखें, साल 1981 में इनको पद्मश्री मिला और साल 1982 में इनको क्या मिला? कालिदास सम्मान। अब सवाल पैदा होता है कि इन्होंने ऐसा किया क्या है? तो इन्होंने भी दरअसल में कलाकारों का एक ग्रुप तैयार किया है, परंतु इस बार इस ग्रुप का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है ये एमपी में वर्तमान में अपनी सेवाएं नहीं दे रहा, बल्कि मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहा है। और सबसे लास्ट में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके कुछ चित्र हैं जैसे समर, विलेज, रूपंकर। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसके साइड में मैंने लिखे हैं। हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों से बन पाएंगे। कि इनका एक चित्र है जिसका नाम है समर, ये कहां पर वर्तमान में सुरक्षित रखा हुआ है? इनके द्वारा बनाया गया विलेज का चित्र ग्रेनोबल चित्र संग्रहालय फ्रांस में रखा गया है। इनके द्वारा बनाया गया रूपांकर जो चित्र है वो ललित कला संग्रहालय भोपाल में रखा गया। मतलब इस लेवल के आधार पर इनको दरअसल में क्या है प्रमुखता दी जाती है। देवयानी कृष्ण के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि अपने चित्रों में खिलौनों का भरपूर प्रयोग करने वाला जो व्यक्तित्व है वो इंदौर से संबंधित है, देवयानी कृष्ण का नाम है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। नारायण श्रीधर बेंद्र बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि चित्रकला के स्पेशली अध्ययन के लिए साहब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड तक की खाक छान आते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और पर्सन कहाँ से हैं? निश्चित रूप में इंदौर से हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि चार। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं कि चित्रकला का स्वर्णिम युग मुगल काल में किसको कहते हैं, तो चित्रकला का स्वर्णिम युग मुगल काल में जहांगीर के काल को कहते हैं। क्योंकि जहांगीर के काल में चित्रकला का बेहतर तरीके से विकास हुआ था। और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर थे, है ना, और भी बहुत सारे चित्रकार थे, बिशन दास थे। और इसी वजह से जहांगीर के समय में कला का एक प्रकार चित्रकारिता को या निश्चित रूप में पेंटिंग को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। अगर मैं चित्रकारिता की बात कर रहा हूँ, जहांगीर की बात कर रहा हूँ, तो एक बात बताना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि भगवान के पीछे एक हल्का सा दिव्य प्रकाश आप फोटो पे देखते हैं। जैसे इंडियन कल्चर में या इंडियन माइथोलॉजी में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के पीछे, उनके सिर के पीछे एक आभा या प्रकाश देखते हैं। जहांगीर वो सबसे पहला चित्र जहांगीर वो सबसे पहला सम्राट था या व्यक्ति था जिसने अपने खुद के चित्र के पीछे आभा को अनिवार्य कर दिया था। आजकल ये चित्रकला से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने चित्रों के पीछे आभा की अनिवार्यता किसने कर दी थी? हालांकि ये कल्चर इंडियन कल्चर में गॉड के पास है।
मतलब गॉड को हम ये दरअसल में सम्मान देते हैं कि उनके पीछे आभा प्रयोग करते हैं। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपने चित्रों में अपने चित्रकारों से कहा कि मेरा जब भी आप चित्र बनाएं तो आभा को जरूर बताएं। याद रखिएगा, ये पूछे जाने वाली चीजें हैं। अब इसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, अब इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए व्यक्ति रहे हैं ये। अपनी चित्रकारिता में कई बार वो देवी देवताओं की इस तरह से प्रतिमाएं या इस तरह से कलाकृतियां जो है पेंटिंग के फॉर्म पे दर्शाते थे, जिस बार बीच बीच में उनको निश्चित रूप में कई बार क्या करना पड़ा, आलोचना भी सहनी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल ये जो व्यक्ति हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर से संबंधित है। इनका निश्चित रूप में डेथ होता है लंदन के हॉस्पिटल में। अब आप सवाल पैदा होता है कि भैया न तो इनका जन्म है, न तो इनका डेथ है, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार को। ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इंदौर कला विश्वविद्यालय से इन्होंने ये हुनर सीखा। सिर्फ इसी वजह से हम इनको याद रखते हैं। अभी भी कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मकबूल फिदा हुसैन जो हैं ये निश्चित रूप में किस विधा से ताल्लुकात रखते हैं, तो चित्रकारी से। अब इनकी एकल प्रदर्शनी सबसे पहली बार साल 1950 में आयोजित की गई थी। मतलब सिर्फ इन्हीं के द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए बुलवाया गया था ऑडियंस को। अच्छा, अब घोड़ों को रेखांकित करने में प्रख्यात कलाकार हैं। मतलब घोड़ों का चित्र बनाने में महारत हासिल है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इस्लाम में सबसे पवित्र पशु घोड़े को माना जाता है और इंडियन कल्चर में सबसे पवित्र पशु गाय को माना जाता है। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बंदा चूंकि इस्लाम से प्रभावित है, इसलिए उसकी रचनाओं में घोड़ों का वर्चस्व देखने को मिलेगा। परंतु कई बार क्योंकि महाराष्ट्रियन कल्चर से महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, और महाराष्ट्र में यदि जन्म हुआ है तो निश्चित रूप में किन को देखा होगा, या बचपन से निश्चित रूप में गणेश जी और मुंबई में गणेश कल्चर को देखा होगा। तो इसीलिए गणेश चित्रों को बनाने में भी इनको विशेष महारत हासिल है। मैं अगर आपको जल्दी से बता दूं तो शायद आपने सुना बीजी तिलक का नाम सुना होगा। बीजी तिलक ये वही व्यक्ति हैं जिनकी डेथ असहयोग आंदोलन के पहले दिन हो जाती है। और ये बीजी तिलक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने होम रूल आंदोलन जो है या होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कहां पर, बॉम्बे में। यही बीजी तिलक ने लोगों को जोड़ने के लिए आजादी में सन 1893 में और सन 1895 में सबसे पहले इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया, और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया। तो याद रखिएगा, आप जो महाराष्ट्र में या हम अपने घरों में जो गणपति की प्रतिमाएं रखते हैं, उसके पीछे धार्मिक उद्देश्य तो था बीजी तिलक का। सेकेंडरी, प्राइमरी उद्देश्य बीजी तिलक का ये था कि सभी लोग मूर्तियां रखेंगी जहां गणपति की, तो निश्चित रूप में पंडाल में आएंगे और फिर आजादी की बातें उन तक बड़े आसानी से गैदरिंग क्राउड में पहुंचाई जा सके। तो ये है दरअसल में बीजी तिलक। अब अगर मकबूल फिदा हुसैन की बात करें तो आपको देखिए 66 में पद्मश्री मिल रहा है, 73 में पद्म भूषण मिल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का सम्मान कालिदास ये भी इनको दिया गया है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज पूछी जाती है, गजगामिनी चित्र श्रृंखला इन्होंने प्रकाशित करी थी, जिस वजह से आपका नाम चित्रकारिता की शैली में आगे रखा जाता है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको दो तीन नाम याद रखने पड़ेंगे। एक है देव कृष्ण जयशंकर जोशी। देव कृष्ण जयशंकर जोशी ये पूरा नाम है। इनका बर्थ हुआ है खरगोन में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज प्रभाववादी चित्रकला, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना कि प्रभाववादी चित्रकला से कौन सा व्यक्तित्व जो है वो निश्चित रूप में जानकार है, तो वो देव शंकर जयशंकर जोशी। लक्ष्मी शंकर राजपूत जो हैं, इनके बारे में सिर्फ एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की झांकी पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको अपन छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है कि लक्ष्मी शंकर राजपूत जो है वो कौन है, चित्रकार है। अच्छा, इसके बाद डीडी देवलालीकर, इनको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। ये जो व्यक्ति हैं ये धार से संबंधित हैं। इनकी चित्र शैली जो है डेको रियलिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब भी चित्रों में कलर भरते तो शुरुआत में चटक कलर,
फिर उसके बाद धीरे 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 कलर जो है वो नॉर्मल होते चलते या डाउन होते चलते। तो इस वजह से इनको सबसे प्रमुख व्यक्ति कहा जाता है। मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष का दर्जा इनको दिया है। मतलब जो चित्रकार हैं वो किस तरह से चित्र बनाते हैं, इसकी अगर हमको शिक्षा दीक्षा लेनी है तो नंबर 1 पोजीशन पे जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा, या इस चित्रकार को देख के ही दुनिया के मतलब मध्य प्रदेश के दूसरे चित्रकारों ने चित्र बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आप इनका बर्थ जरा खुद देखें, 1883, मतलब मध्य प्रदेश के चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं इनके चित्रकारिता को देखकर, इसलिए हम मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष इनको मानते हैं। कुछ और भी चित्रकार हैं जैसे कि रमेश पटेरिया। अब ये सब आपको नाम याद रखने पड़े, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीसीएस को हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनाने की आदत है, निम्नलिखित में से चित्रकारिता विधा से कौन संबंधित नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम इन चीजों में से कोई आंसर सही हो जाए, तो इस लेवल पर भी चीजें अपन ने करी। अब आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क कि आपको कलाकार पढ़ने हैं। हालांकि मेरे पास टाइम है, इसमें से मैं कुछ को जरूर आपको बता देता हूं। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? एक बार प्लीज हाँ या ना बोल दीजिएगा। हाँ सर। ठीक है। अब कुछ कलाकारों के नाम स्पेशली मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी हमने चित्रकार पढ़े, याद रखिएगा हमारे सिलेबस में सिर्फ साहित्यकार हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैंने चित्रकार भी पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं कलाकार। तो ये हबीब तनवीर जो हैं, इनका नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने इतने सारे नाटकों में इस तरह का महारत हासिल किया है कि मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार अलग है और मैग्सेसे पुरस्कार अलग है। नया थिएटर संस्था इन्होंने बनाई थी, और वो भी मध्य प्रदेश में। कहा बनाई थी? भोपाल में, जहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं निश्चित रूप में जाके आर्ट सीख सकते हैं, कला का हुनर सीख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बंसी कौल जो है, इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्रुप है सिनेमा का, रंग विदूषक। तो रंग विदूषक थिएटर जो है वो बनाया था बंसी कौल ने। बस आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। जादूगर आनंद के बारे में आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। जादूगर आनंद का बर्थ हुआ है जबलपुर में। कब? साल 1952 में हुआ है। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है और कुछ भी नहीं, कि जादूगर आनंद जबलपुर से है। अच्छा, अन्नू कपूर के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अन्नू कपूर का जन्म भी साल 1956 में भोपाल में हुआ, मतलब जब से मध्य प्रदेश का आधिकारिक गठन हुआ। और इनका एक नाटक है रुका हुआ फैसला। ये चीज सिंपल सी पूछी जाती है कि रुका हुआ फैसला का संबंध किससे है? आंसर है अन्नू कपूर। चलते हैं ओम प्रकाश चौरसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रमुख संतूर वादक है। बस एक ही वर्ड याद रखना है कि ओम प्रकाश चौरसिया जो है उनका संबंध संतूर वादन से है। और याद रखिएगा, एक है हरि प्रसाद चौरसिया। तो जो हरि प्रसाद चौरसिया वो बांसुरी वादक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और ओम प्रकाश चौरसिया संतूर वादक है। फिर जियाउद्दीन डागर, इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है तो आप ये चीज याद रखिएगा, तानसेन जिस गायन शैली में महारत हासिल थे, ध्रुपद गायन शैली करते हुए दिखते हैं। फिर बेगम असर मतलब असगरी बाई। तो बेगम असगरी बाई जो हैं, इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि छतरपुर से संबंध है इनका बर्थ का, और टीकमगढ़ में इनकी डेथ हुई है। और टीकमगढ़ के पास ही निश्चित रूप में क्या है? ओरछा है। और आपको भी पता है ओरछा से कौन ताल्लुकात रखता है? वीर सिंह बुंदेला, मतलब जहांगीर के मित्र। बिरजू महाराज, इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमेशा याद करी जाती है कि कथक जो है इसमें महारत हासिल है, बस, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अशोक कुमार, आप ऑलरेडी जानते हैं। अशोक कुमार हो मतलब दादा मुनि, खंडवा से इनका ताल्लुकात है। और इन्होंने अपने फिल्म की सफर की शुरुआत नैया से करी थी, और इनका फेमस नाम क्या है? दादा मुनिया अशोक कुमार। अली अकबर खां के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो मेन वर्ड निकल कर आता है, आप सरोद वादक। जैसे संतूर होता है, बिल्कुल उसी तरह से सरोद भी होता है। तो निश्चित रूप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कुमार गंधर्व, निश्चित रूप में आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुमार गंधर्व के बारे में।
कृष्ण पंडित जो हैं संगीत मार्तंड हैं, ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु यदि आपको जानना है तो ये लाइन आप जरूर जान लीजिए, हिंदुस्तानी संगीत का सलाका पुरुष कहा जाता है। क्यों सलाका पुरुष कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जब देश गुलाम है, मतलब साल 1914, तो गंधर्व महाविद्यालय की नींव रखी। और गंधर्व महाविद्यालय में क्या सिखाया जाता होगा? निश्चित रूप में संगीत सिखाया जाता होगा। इसलिए आपका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं जावेद अख्तर की ओर। जावेद अख्तर के बारे में हर कोई जानता है, ग्वालियर में जन्मे हैं और निश्चित रूप में 8 बार फिल्म फेयर, माफी चाहता 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 9 बार मध्य प्रदेश का वो कौन सा कलाकर्मी है जिसने ये पुरस्कार जीता है। तानसेन के बारे में तो मेरे से बेहतर शायद आप ही जानते होंगे कि तानसेन जो है उनका जन्म ग्वालियर में हुआ। डेथ कहाँ हुई है? निश्चित रूप में उनकी दिल्ली में हुई है। बचपन में इनका नाम है रामतनु पांडे और इनके फादर का नाम है मकरंद पांडे। अकबर के दरबार में थे, लेकिन वास्तविकता में अकबर के दरबार में आने से पहले ये रीवा के रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। बाद में दरअसल में ये अकबर के दरबार में आए, तब इन्होंने अपना नाम रामतनु पांडे से तानसेन कर लिया था। और हमेशा याद रखिएगा, तानसेन वो सुर सम्राट थे जो गायन में ध्रुपद शैली को यूज किया करते थे। ध्रुपद शैली की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब राग ध्रुपद के छेड़े जाते हैं तो उस तरह का माहौल बन जाता है जिस तरह के शब्द निकलते हैं। तो आपने शायद कभी सुना हो कि अकबर के समय में तानसेन ने बादलों से बरसात करवाई है। ये सच्चाई है कि गाने में या संगीत के सुरों में इतनी ताकत होती है कि जब परमात्मा को जमीन पर उतारा जा सकता है तो निश्चित रूप में बादलों की तो कोई औकात और बिसात नहीं। राग भैरवी, याद रखिएगा, ध्रुपद गायन शैली थी, लेकिन राग भैरवी बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में गाया जाता है राग भैरवी को लोगों को जगाने के लिए। इसके भी एक बहुत अच्छे ये सिंगर थे।